बिस्किट्स पर ये लड़की कौन है? स्टारबक्स के लोगो पर ये लड़की नहीं बल्कि एक शैतानी जलपरी है। कैसे इस अमूल गर्ल ने अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया था? क्यों KFC के मालिक ने KFC पर ही केस कर दिया? और क्यों इस मिस्टीरियस इंसिडेंट की वजह से मैकडॉनल्ड्स ने अपने इस आइकॉनिक जोकर का एंड कर दिया? इस वीडियो में हम इन फेमस कंपनीज की पहचान यानी मैस्कॉट्स के पीछे की स्टोरीज और सीक्रेट्स जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना। नंबर 1, पार्ले जी। पार्ले जी इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 मोस्ट सेलिंग बिस्किट है। पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस नहीं, पार्ले जी में जी का मतलब है ग्लूकोज। लेकिन इसे पहले पार्ले ग्लूको के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में सिर्फ पार्ले जी कर दिया गया। और एड्स में जी माने जीनियस। हर सेकंड ऑन एन एवरेज 4500 लोग पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं। बिस्किट यानी बिस्किट। और एक सबसे अमेजिंग बात यह है, अगर आप एक पूरे साल में बिकने वाले पार्ले जी बिस्किट्स को एक लाइन में लगाते हो तो आप पूरे वर्ल्ड को इक्वेटर टू इक्वेटर कवर कर सकते हो। सिर्फ एक बार नहीं, 192 टाइम्स। पार्ले जी के साथ साथ आप पार्ले जी वाली लड़की को तो जानते होंगे, लेकिन ये है कौन और अब कहाँ है? 1990s में इस बात पर बहुत चर्चा हो रही थी कि पार्ले जी पर ये लड़की कौन है। इसकी रियल आइडेंटिटी रिवील करने के पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए थे और नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गुंदानिया, ये 3 नाम सबसे ज्यादा पार्ले जी गर्ल से जोड़े गए। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया कि पार्ले जी बिस्किट पर जो लड़की है वो सुधा मूर्ति की बचपन की फोटो है। इसके बाद तुरंत ही सेम चीज नीरू देशपांडे पर भी छापने लगे, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बनी रही। रीजनल न्यूज़पेपर में इनकी फोटो के साथ शॉर्ट स्टोरी बहुत ज्यादा शेयर हुई, जिन पर यह लिखा गया था कि ये नागपुर से बिलोंग करती हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं और इनके पापा ने 4 साल की उम्र में ये फोटो क्लिक की थी, जो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इसे पार्ले जी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पार्ले जी के प्रोडक्ट मैनेजर खुद आकर कहते हैं कि पार्ले जी के पैकेट पर कोई रियल लाइफ इंडिविजुअल नहीं है, इसे तो 1960s में बनाया गया था। ये एक्चुअली में एक इलस्ट्रेशन यानी ड्राइंग है, जिसे एक आर्टिस्ट मगन लाल दहिया ने 1960s में बनाया था, जो कि उस टाइम एवरेस्ट क्रिएटिव एजेंसी में काम करते थे। नंबर 2, अमूल गर्ल। क्या आपको पता है कि अमूल के प्रोडक्ट्स पर ये लड़की कौन है? चलो इसकी स्टोरी जानते हैं। आज से कई साल पहले जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, तब मार्केट में पोल्सन डेयरी की मोनोपोली चलती थी। इसी वजह से फार्मर्स को मजबूरन पोल्सन डेयरी को ही अपना दूध बेचना पड़ता था, जो फार्मर्स को दूध का सही प्राइस नहीं देती थी, जिससे उनका बहुत लॉस होता था। जिससे तंग आकर किसान फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। उन्होंने किसानों को एकजुट होकर इस चीज को रोकने को कहा और उनकी बातों से इंस्पायर होकर एक फ्रीडम फाइटर त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पोल्सन के खिलाफ मार्केट में खड़े होने के लिए गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसको बाद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल का नाम दिया। इससे फार्मर्स ने अपनी मिल्क प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की और पोल्सन को कंपटीशन दिया। देखते ही देखते ये रेवोल्यूशनरी स्टेप बढ़ता चला गया और उन्होंने पोल्सन को अपना मिल्क सेल करना बंद कर दिया और पोल्सन डूबने की कगार पे आ गई। 1960s में अमूल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर पोल्सन बटर था। पोल्सन बटर इंडिया के घर घर में बहुत फेमस था अपने सॉल्टी टेस्ट की वजह से। तो इस पोल्सन बटर को टक्कर देने के लिए अमूल गर्ल को बनाया गया था और वो सिर्फ ये मुकाबला जीती ही नहीं बल्कि उसने हर एक इंडियन का दिल भी जीत लिया। अमूल गर्ल को बनाने के पीछे डॉक्टर वर्गीस कुरियन का दिमाग था। वो अमूल के लिए एक ऐसा मैस्कॉट चाहते थे जिससे इंडिया का घर घर रिलेट कर पाए, जिसके लिए उन्होंने उस टाइम की फेमस एड एजेंसी के MD सिल्वेस्टर डाकुना से कांटेक्ट किया, जिन्होंने अपने आर्ट डायरेक्टर यूस्टिस फर्नांडिस के साथ मिलकर अमूल गर्ल को डिजाइन किया। अमूल गर्ल को हैंड ड्राइंग से बनाया गया था। सिल्वेस्टर डाकुना अमूल गर्ल को आसान रखना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर बैनर्स और होर्डिंग्स पर हाथों से ही ड्राइंग करनी पड़ती थी। इस सभी के साथ उसका अट्रैक्टिव होना भी जरूरी था। तो इस तरह इन्होंने बनाई अमूल गर्ल, जिसको यूस्टिस फर्नांडिस ने ड्रॉ किया। एक नॉटी छोटी इंडियन लड़की, नीले बाल, पोल्का डॉटेड ड्रेस में। उस टाइम टीवी एडवर्टीजमेंट और मैगजीन्स बहुत एक्सपेंसिव थी, इसीलिए अमूल ने हैंड पेंटेड बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स यूज किए। पहली अमूल गर्ल एड 1966 में आई थी, जिसमें वो अटरली बटरली डिलीशियस स्लोगन यूज करती थी। ये स्लोगन सिल्वेस्टर डाकुना की वाइफ ने बनाया था। अमूल गर्ल रिलेटेबल और करंट इवेंट से रिलेटेड एड से फेमस हो गई। सिल्वेस्टर डाकुना ने जल्दी ही डे टू डे रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड होर्डिंग्स और एड कैंपेन स्टार्ट किए और ये एड कैंपेन्स इंडिया में इतने फेमस हुए कि इसने इंडिया में सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली एड कैंपेन के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया। अमूल गर्ल इतनी फेमस हो गई थी कि वो एक सोशल कमेंटेटर बन गई, जो पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स तक हर टॉपिक पर बात करती थी। ये यूनिक स्टाइल अमूल को प्रमोट करता था और पब्लिक को
कनेक्ट करता था। जल्दी ही अमूल गर्ल इंडिया की फेवरेट एडवर्टीजमेंट आइकॉन बन गई। अमूल की ताकत पहले किसान थे, इसीलिए आज तक इस कंपनी ने शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं की है, क्योंकि अगर कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस जाएगी तो उस पर से किसानों का हक चला जाएगा। इसीलिए अमूल्य वर्ड से इंस्पायर्ड अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियंस लिमिटेड आज तक किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आज के समय में अमूल को भारत के 36 लाख किसान और 18 मिल्क यूनियंस मिलकर चलाते हैं और इन सब की मार्केट शेयर में बराबरी की हिस्सेदारी है। नंबर 3 MDH यानी कि महाशय दी हट्टी। MDH की शुरुआत महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने 1919 में सियालकोट में की थी, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान के पंजाब में था। पार्टीशन के बाद चुन्नीलाल गुलाटी के बेटे धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें आप MDH वाले चचा के नाम से भी जानते हो, वो दिल्ली आ गए। धर्मपाल जी जो पहले पाकिस्तान में मसालों की शॉप चलाते थे, सिर्फ 1500 रुपए के साथ रिफ्यूजी बनकर आए थे। उन्होंने 650 रुपए में टांगा खरीदा, लेकिन सफिशिएंट इनकम ना होने की वजह से उन्होंने वो टांगा बेच दिया और मसाले का बिजनेस शुरू किया। धर्मपाल जी ने यहाँ 1948 में करोल बाग में छोटी सी मसालों की दुकान खोली और अपने काम को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्सीलेंट क्वालिटी के मसाले कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेचने शुरू किए। देखते ही देखते 1 से 2 शॉप्स हुई और फिर एक फैक्ट्री भी खुल गई। MDH पहली ऐसी कंपनी थी जिसने मसालों को प्रॉपर पैकेजिंग के साथ बेचना शुरू किया, जिससे कस्टमर्स को सेफ्टी और हाइजीन की एश्योरेंस मिली। उस समय पाव भाजी या सांबर जैसी डिशेस को बनाने के लिए 4 से 5 मसालों को मिक्स करना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने पाव भाजी और सांबर मसाला जैसे प्री मिक्स लॉन्च किए, जिससे कस्टमर्स का बहुत टाइम सेव हुआ। आज MDH एक बड़ा एम्पायर बन चुका है। धर्मपाल गुलाटी जी जो आपको एड्स में देखने को मिलते थे, इनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धर्मपाल जी की डेथ 3 दिसंबर 2020 में 97 की एज में हो गई थी। लेकिन फिर भी इन्हें आज तक हर कोई जानता है इनके एड्स की वजह से। नंबर 4 KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा या कभी KFC गए भी होंगे खाने पीने। KFC की शुरुआत कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने की थी, जिनको बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, पर उनका जीवन इतना भी आसान नहीं था। 5 साल की उम्र में पिता की मौत, 7 साल की एज में घर की जिम्मेदारी, शादी के बाद डिवोर्स और 10 से भी ज्यादा बिजनेस फेल होने के बाद सैंडर्स ने एक गैस स्टेशन खोला। वहाँ आने वाले कस्टमर्स के लिए खाने का ऑप्शन ना होने की वजह से उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, जहां उनके फ्राइड चिकन की टेस्टी रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आई कि रेस्टोरेंट का प्रॉफिट गैस स्टेशन से भी ज्यादा होने लगा। पर हाईवे बनने की वजह से उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा। लेकिन अब कर्नल पिछले 10 फेल बिजनेसेस की तरह इस बार हारने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो अपनी यूनिक फ्राइड चिकन रेसिपी को लेकर हजारों रेस्टोरेंट्स के चक्कर लगाने निकल पड़े। आखिर एक कंपनी को उनकी रेसिपी पसंद आई और 65 की एज में कर्नल सैंडर्स KFC के मालिक बन गए। KFC की पहली ब्रांच 1952 में यूटा में खुली थी और धीरे धीरे KFC इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा कि उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। लेकिन इतनी ज्यादा ब्रांचेस को मैनेज करना कर्नल सैंडर्स के लिए मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने 1964 में KFC को $2 मिलियन में एक थर्ड पार्टी कंपनी को बेच दिया। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि कर्नल सैंडर्स KFC का फेस बने रहेंगे और KFC की मार्केटिंग में अपना कैरेक्टर यूज करेंगे, जिसके लिए उन्हें अलग से $6,000 की सैलरी दी जाती थी। लेकिन वो कंपनी वाले पैसे बचाने के लिए फ्राइड चिकन की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में कमी करने लगे, जिसका जब सैंडर्स को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी बीवी के नाम से शेल्बीविल में क्लाउडिया सैंडर्स के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें वो अपनी ओरिजिनल फ्राइड चिकन रेसिपी बेचने लगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने उन पर केस कर दिया। सैंडर्स ने भी उनके नाम से ब्रांडिंग करने के लिए उनके ऊपर केस कर दिया और सेटलमेंट में उन्हें $1 मिलियन मिले। आज कर्नल सैंडर्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो रेस्टोरेंट क्लाउडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से आज भी मौजूद है, जो दुनिया का इकलौता नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां पर KFC की ऑथराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। 1950 में केंटकी के गवर्नर ने सैंडर्स को कर्नल का खिताब दिया, जिसके बाद वो कर्नल की तरह ड्रेस करने लगे, व्हाइट कोट और व्हाइट हेयर्स में। उनकी डेथ 1980 में हो गई थी, लेकिन उनका आइकॉनिक लुक आज भी KFC के एडवर्टीजमेंट्स में दिखता है। आज हम 118 से भी ज्यादा देशों में KFC के रेस्टोरेंट्स को देख सकते हैं। जिंदगी के स्टार्टिंग फेज में हारे हुए कर्नल आखिरकार जिंदगी की रेस में जीत ही गए और
और इसी जीत की चमक आपको KFC के पैकेट पर भी नजर आती है। नंबर 5 स्टारबक्स। स्टारबक्स का लोगो ही स्टारबक्स की असली पहचान है, पर क्या आपको पता है कि इस लोगो पर ये कोई लड़की या औरत नहीं बल्कि एक सायरन है। सायरन यानी 2 पूंछों वाली शैतानी जलपरी। ग्रीक माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि ये एक ऐसी जलपरी है जो बहुत ही रेयर और हद से ज्यादा खूबसूरत होती है, और इसी खूबसूरती के जाल में वो लोगों को फंसाकर मौत के घाट उतार देती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि स्टारबक्स ने इस शैतानी जलपरी को अपने लोगो के तौर पर चुन लिया? तो बात यह है कि जब कंपनी की शुरुआत हुई तो स्टारबक्स की कॉफी समुद्र के रास्ते आती थी, इसीलिए कंपनी को अपना लोगो सी से रिलेटेड रखना था, और जलपरी को अपना लोगो चुनकर कंपनी ने ये दावा किया कि आप भी हमारी कॉफी की तरफ खींचे चले आओगे, और रिजल्ट आपके सामने है। आज की तारीख में स्टारबक्स दुनिया का नंबर 1 कॉफी ब्रांड है। वैसे क्या आप कभी स्टारबक्स में गए हो? मैं तो कभी नहीं गया। नंबर 6 निरमा गर्ल। वॉशिंग पाउडर मतलब निरमा। निरमा के ओनर करसन भाई पटेल पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और शाम को घर आकर वो डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे। उनकी निरुपमा नाम की बेटी थी जिसे सब प्यार से निरमा बुलाते थे। 1985 में अचानक से एक कार एक्सीडेंट में निरमा की जान चली गई। अपनी बेटी का नाम हर किसी की जुबान पे आए, इसीलिए करसन भाई ने अपने बनाए हुए डिटर्जेंट पाउडर का नाम निरमा रखा और उसे घर घर जाकर बेचा। पर कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने वो पाउडर 3.5 रुपयों में बेची थी, और तब सर्फ का पाउडर 13 रुपए में मिलता था। सस्ता पाउडर मिलने की वजह से गरीब लोगों के साथ साथ अमीर लोगों ने भी उसे खरीदना शुरू कर दिया, और ये पाउडर इतना फेमस हुआ कि आज भी हम वॉशिंग पाउडर कहें तो एक ही नाम आता है, निरमा। नंबर 7 मैकडॉनल्ड्स जोकर। क्या आपको मैकडॉनल्ड्स के इस जोकर का नाम पता है? 1960s में जब मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था तो उन्होंने मैकडॉनल्ड्स की मार्केटिंग के लिए एक मैस्कॉट या सिंबल का सोचा जिसको वो बच्चों से रिलेटेड रखना चाहते थे। उन्होंने गोल्डस्टीन नाम की एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को ये काम दिया। अब क्योंकि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद आते हैं तो उन्होंने एक हाथी वाला मैस्कॉट सजेस्ट किया, बट मैकडॉनल्ड्स को कुछ इनोवेटिव चाहिए था। तब बहुत सोच विचार करके उन्होंने एक जोकर को मैस्कॉट बनाया, लेकिन 2016 में कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स ने इस जोकर को एंड कर दिया। अगस्त 2016 में एक बच्चे ने पेड़ों में छिपे एक स्केरी क्लाउन को देखा जो डरावनी आवाजें निकाल रहा था। फिर लोगों को रोनाल्ड मैकडॉनल्ड जैसा एक स्केरी क्लाउन अपने घर के आसपास और खाली रोड्स पर नजर आने लगा जो क्रीपी सी स्माइल के साथ उनका पीछा करता था। क्रिमिनल्स क्लाउन्स की कॉस्ट्यूम पहनकर किडनैपिंग्स और मर्डर्स करने लगे। इन इंसिडेंट्स की वजह से लोग क्लाउन्स और जोकर से इतना डरने लगे कि वो रोनाल्ड मैकडॉनल्ड को भी क्रीपी समझने लगे। नेचुरली मैकडॉनल्ड्स नहीं चाहता था कि लोग क्लाउन्स को उनके ब्रांड के साथ एसोसिएट करें, इसीलिए उन्होंने अमेरिका में अपने इस क्लाउन को यूज करना बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी इन फेमस कंपनीज के मैस्कॉट्स के पिच स्टोरीज। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना भूले तो नहीं। वैसे ये 2 वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग हैं, तो इनको भी देखना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।